Hello everyone, welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Surface Chemistry. Surface Chemistry क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें ऑलरेडी हम 3 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं. 4th लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बात करें प्रीवियस लेक्चर की, यानी कि एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और इट्स मैकेनिज्म, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था और साथ में उसकी एप्लीकेशंस को समझा था. थर्ड लेक्चर में हमने एड्सॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन फेज की बात करी थी और साथ में उसके एप्लीकेशंस को समझा था. अब बात आती है गाइस नेक्स्ट सेशन की, यानी कि कैटालिस्ट की. कैटालिस्ट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. कैटालिस्ट आपके चाहे वो होमोजीनियस हो या फिर हेटेरोजीनियस हो, दो तरीके के आपके कैटालिस्ट होते हैं. अब इनके हम लोग एड्सॉर्प्शन क्राइटेरिया को भी समझेंगे. साथ में गाइस आने वाले लेक्चर में हम लोग सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट बाय जियोलाइट्स की बात करेंगे, एंजाइम कैटालिस्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट कोलाइड और उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड की बात करेंगे, इमल्शन की बात करेंगे और लास्टली हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. तो चलिए गाइस चलते हैं अपने सेशन की तरफ, यानी कि आपका सेशन है कैटालिस्ट. तो व्हाट इज़ कैटालिसिस? गाइस कैटालिसिस की अगर बात की जाए तो पोटेशियम क्लोरेट आपका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. पोटेशियम क्लोरेट जब आपका एक हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जब पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे अगर पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डाई ऑक्सीजन देगा. पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोजेज स्लोली एंड गिविंग डाई ऑक्सीजन. The decomposition occur in the temperature range of 653 to 873 Kelvin. जो हमारा डिकम्पोजिशन है टेम्परेचर का, वो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है गाइस? ये है आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर 653 टू 873 केल्विन पर. ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, इस टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है. अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो KClO3 पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट होकर ट्वाइस KCl और 3O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन देता है. व्हेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज एडेड, जब आपके मैग्नीज डाइऑक्साइड की छोटे से अमाउंट को ऐड किया जाता है तो डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि आपके रिएक्शन में डिकम्पोजिशन आता है. पोटेशियम क्लोरेट आपका डिकम्पोज होता है और वो पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर रेंज क्या है? 473 टू 633 केल्विन. ऑल्सो मच एक्सेलरेट रेट, और ये आपके रेट को भी एक्सेलरेट करता है. द एडेड मैग्नीज डाइऑक्साइड, और गाइस अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऐड कर दें तो आपकी रिएक्शन अनचेंज रहती है. कैसे अनचेंज रहती है? विद रेस्पेक्ट टू मास एंड कंपोजिशन. मास और कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में आपकी ये रिएक्शन अनचेंज रहती है. इन अ सिमिलर मैनर द रेट ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हमारे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट की बात की जाए तो गाइस ये आपकी अल्टर हो सकती है. किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस. अगर किसी बाहरी सब्सटेंस की उपस्थिति में ये रिएक्शंस कराई जाए तो उनकी अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आ सकता है, वो आपकी अल्टर हो सकती है. The systematic study of the effect of various foreign substance on the rate of chemical reaction. अब हम बहुत सारे ऐसे फॉरेन सब्सटेंस हैं जिनकी प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन की रेट में चेंज आता है. गाइस इसकी सबसे पहली स्टडी वर्जिलियस के द्वारा की गई थी. किसमें? 1835 में. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, तो इन सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं. सब्सटेंस विच एक्सलेरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड themselves remains chemically and quantitatively unchanged. ऐसे फॉरेन सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन की रेट में तो चेंज आ जाए बट उनके खुद के मास कंपोजिशन या फिर आपकी क्वांटिटेटिवली कोई चेंज ना आए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं. एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस, और ऐसी इसकी फिनोमिना हमारी कैटालिसिस कहलाती है और ये फॉरेन सब्सटेंस हमारे कैटालिस्ट कहलाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रमोटर एंड पॉइजन्स. व्हाट आर प्रमोटर एंड पॉइजन्स? प्रमोटर आर सब्सटेंस which
इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो आपकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। क्या होते हैं? प्रमोटर आर सब्सटेंस दैट इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जो आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। वाइल पॉइजन्स डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जबकि जो पॉइजन्स होते हैं वो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, इन हैबर प्रोसेस, अगर बात की जाए हैबर प्रोसेस की यानी कि अमोनिया के मैन्युफैक्चर की, तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? मॉलिब्डेनम यूज़ करते हैं। एक्ट एज अ प्रमोटर, जो कि आपके आयरन जो आपका कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है उसके लिए एज अ प्रमोटर का बिहेव करता है, की तरह काम करता है, विच इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट, जो कि आपके कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए, इन हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अगर हैबर प्रोसेस में जब हम जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो आपका मॉलिब्डेनम प्रमोटर की तरह आयरन के लिए प्रयोग किया जाता है। और गाइस इसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे N2 जब आपके 3H2 से रिएक्शन करता है Fe की उपस्थिति में और MO यानी मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, तो आपका ट्वाइस NH3 बनता है और इसी प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइस? चलो अब कैटालिस्ट के फिजिकल क्वांटिटी फेजेस के बेस पर हम लोग कैटालिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे जो कैटालिस्ट होते हैं उनको हम दो ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिस्ट? व्हेन अ रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, जब आपके रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में होते हैं, किस में? या तो लिक्विड में हो या गैस में हो, तो गाइज ऐसी फिनोमिना हमारी होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाती है। ऐसी फिनोमिना हमारी होमोजीनियस फिनोमिना कहलाती है। द फॉलोइंग आर ऑफ द सेम एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। अब गाइज चलो हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी होमोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जाम्पल बनते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, गाइस ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, आपके सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो रहा है विद डाइऑक्सीजन। किसके द्वारा? डाइऑक्सीजन के द्वारा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज द कैटालिस्ट, जब आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैटालिस्ट होते हैं किसकी तरह? जब आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एक्ट एज कैटालिस्ट, यानी कि जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो हमारे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो एज अ कैटालिस्ट बिहेव करते हैं। किसके लिए? इन द लेड चैम्बर प्रोसेस के लिए। किसके लिए? लेड चैम्बर प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट काम करते हैं जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रेजेंस में। द रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन and the catalyst नाइट्रिक ऑक्साइड आर ऑल इन सेम फेज। जो हमारे रिएक्टेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कैटालिस्ट, ये क्या होते हैं? ये आपके कैटालिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखो हमारी ये भी गैशियस फेज, ये भी गैशियस फेज, ये भी गैशियस फेज, यानी कि तीनों अपनी सेम फेजेस में है। नेक्स्ट देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। कैसे होगा हमारे मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटालाइज्ड बाय H+ आयन। जो हमारा मेथिल एसीटेट है उसको किस तरीके से हाइड्रोलाइज करा सकते हैं? बाय H+ आयन।
फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू फर्निश कर सकते हैं। यानी कि जो आपका मिथाइल एसीटेट है, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है HCl की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या देगा, तो ये आपको एसिड देगा। क्या दे रहा है, वीक एसिड दे रहा है। और साथ में आप देख पा रहे हो ये रिएक्शन आपकी किसके थ्रू हो रही है, HCl के थ्रू हो रही है, और कैटलाइज बाय H+ आयन। यहाँ पे आपका H+ आयन कैटलाइज हो रहा है किसके द्वारा, HCl के द्वारा, और ये H+ आयन आपके कैटालिस्ट की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारी पूरी रिएक्शन आयनाइजेशन फॉर्म में हो रही है ना, हमारी पूरी रिएक्शन आयनाइजेशन फॉर्म में हो रही है। यानी कि बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। अब देखो ये क्या बनेगा, CH3COO- और CH3+, यानी कि आपका ये आयनाइज होगा, इधर से आपका ये कैटलिस्ट आयनाइज हुआ, इसका H+ इससे ऐड हुआ, यानी कि CH3COOH बन गया, राइट। तो ये आपकी सेम फेज में होने वाली रिएक्शन है। अब देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटालाइज बाय H+ आयन, कि हमारे जो शुगर का कैटालिसिस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, बाय H+ आयन फर्निश्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर। तो क्या है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटालाइज्ड बाय H+ आयन, ठीक है, फर्निश्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो सॉल्यूशन जब आपका वाटर से रिएक्शन करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। यानी कि सॉल्यूशन जब आपका हाइड्रोलाइज होगा एसिडिक मीडियम में, तो आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि होने वाली जो रिएक्शन है दोनों ही आपकी लिक्विड फेज में है, सॉल्यूशन फेजेस में जा रही है। मतलब आपके कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी का फेज सेम है। इसका मतलब ये एक होमोजेनियस रिएक्शन हुई। अब गाइस बात आती है हेटेरोजीनियस रिएक्शन की। व्हाट आर दी हेटेरोजीनियस रिएक्शन? कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस नोन एज हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। वो कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट कैटालिस्ट डिफरेंट फेजेस में होते हैं, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट कहलाता है। Some of the example of heterogeneous catalysts are given in next slide. हमने आपको कुछ हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड पर दिए हैं। पहला एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है तो होने वाली रिएक्शन आपकी हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। देखो SO2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये आपकी रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और आपकी इसमें गैसेस और सॉलिड फेज का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये आपका हेट्रोजीनस कैटालिसिस हुआ। The reactant is in gaseous state while catalyst is in the solid state, यानी ये एक heterogeneous catalysis है। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड आयरन इन हेबर प्रोसेस। जब आपके कॉम्बिनेशन होता है किसका, डाइनाइट्रोजन का, डाइहाइड्रोजन का और आपके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो आपकी हेबर प्रोसेस होती है। क्या होती है, ये आपकी हेबर प्रोसेस होती है। गाइस N2 और H2 आपका Fe की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ट्वाइस NH3 दे रहा है। तो देखो आपका कैटलिस्ट किस फेज में, सॉलिड फेज में, रिएक्टेंट आपके गैसियस फेज में, यानी कि ये आपकी हेट्रोजेनियस रिएक्शन कहलाएगी। अब नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। What is the oxidation of ammonia into nitric oxide? In the presence of platinum,
गॉस इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, जब आपके अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गॉस, प्लैटिनम गॉस के प्रेजेंस में जब आपके अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड में होता है तो ऐसी प्रोसेस हमारी ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहलाती है। यानी कि 4NH3 जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में तो आपका NO और H2O बनता है। क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में वाटर बनता है। अब देखो इस रिएक्शन में आपका प्लैटिनम Pt आपका सॉलिड स्टेट में और रिएक्टेंट आपके गैसियस स्टेट में, यानी कि होने वाली रिएक्शन आपकी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को शो करती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। गाइस जब हमारे वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है तो वो फाइनली डिवाइडेड निकल की प्रेजेंस में कराया जाता है ना, और निकल हमारा सॉलिड स्टेट में है, वेजिटेबल ऑयल हमारा लिक्विड स्टेट में है, H2 हमारा गैसियस स्टेट में है, यानी कि होने वाली रिएक्शन हमारी एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगी। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लिक्विड स्टेट, अदर इज इन गैसियस स्टेट while the catalyst is in solid state, जबकि आपका जो कैटालिस्ट है वो आपका सॉलिड स्टेट में है। नेक्स्ट देखो, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस। ये जो आपकी रिएक्शंस थी ये क्या शो कर रही थी, ये आपकी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को शो कर रही थी। अब गाइस हम बात करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या है, ओल्ड थ्योरी नोन एज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट वाज दैट द रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट और इन सॉल्यूशन आर ऑब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। जो आपका रिएक्टेंट है किसी गैसियस स्टेट का रिएक्टेंट है या फिर किसी सॉल्यूशन है तो वो आपका सरफेस पर ऑब्जर्व किया जाएगा, किसके लिए, किसी सॉलिड कैटालिस्ट के लिए। क्लियर। The increase in concentration of the reactant on the surface increases the rate of reaction. Clear? जो आपके concentration का increase है ना, या फिर reactant का concentration है वो आपका कब increase होगा, of the surface increase rate of reaction, जब आपके reaction का rate increase होगा। Clear? Next, एड्सॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है गाइस ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन्हांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपके एड्सॉर्प्शन की हीट है उसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इन्हांस होती है तो हमारा जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी इन्हांस होता है। नेक्स्ट है कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। जो आपका कैटालिटिक एक्शन है उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो होने वाला आपका एक्शन कैटालिटिक एक्शन कहलाता है। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। जो हमारी मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ये क्या है, ये आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है जिसे हम फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी के नाम से भी जानते हैं। अब गाइस देखो, द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैटालिस्ट। जो हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो किस पे लोकलाइज होती है, जो आपका सरफेस है कैटालिस्ट है का उस पर लोकलाइज होती है। यानी कि आपके कैटालिस्ट के सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा आपका एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। पहला है इसके लिए मैकेनिज्म 5 स्टेप इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। जो हमारे रिएक्टेंट का डिफ्यूज़न होता है किस पर, सरफेस पर। किसी कैटालिस्ट की सरफेस पर होने वाला डिफ्यूज़न हमारा रिएक्टेंट का डिफ्यूज़न। सबसे पहले क्या होगा,
कि किसी कैटालिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट का डिफ्यूज़न होगा। सेकंड में एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन होगा किस पर, सरफेस पर, किसके, कैटालिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन होगा। थर्ड देखो, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का अकरेंस होगा किसमें, ऑन द कैटालिस्ट सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। जब आपके केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है किसी कैटालिस्ट सरफेस पर, तो सबसे पहले आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस, जो आपके डिसॉर्प्शन प्रोसेस होती है या फिर किसी रिएक्शन प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन होता है, तो वो आपके कैटालिस्ट की सरफेस पर होगा, एंड देयर बाई मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर एक्शन अकर, यानी कि जो आपके सरफेस का एरिया है वो आपका क्या करेगा, अवेलेबल करेगा किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट, जो आपके किसी रिएक्शन प्रोडक्ट का डिफ्यूजन है वो क्या होगा, वो गाइस कैटालिस्ट के एक्शन से अवे होगा, यानी कैटालिक सरफेस से दूर होगा। द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट अनलाइक इनर पार्ट ऑफ इज बल्क has free valencies which provide seat for the chemical force of attraction। मान लो आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, अब उसमें जो एब्जॉर्प्शन है अगर वो बल्क में है, यानी कि एब्जॉर्प्शन की बात हो गई यहाँ पर कि अगर आपका सरफेस पर कोई कैटालिस्ट हो रहा है और इनर पार्ट जो आपका बल्क में है उसमें अगर आपकी कैटालिस्ट जा रही है जहाँ पर कि आपकी फ्री वैलेंसीज पाई जा रही है, तो गाइज वहां पर उसको कैविटी मिलेगी जहां पर आपका केमिकल कंपाउंड बैठेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होगा। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में अफेक्शन होगा और वो अपनी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। विच हैज़ अ गैस कम इन कॉन्टैक्ट विथ सच सरफेस, अगर इसी तरीके के सरफेस से कोई गैस कॉन्टैक्ट में आए तो क्या होगा, इट्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड अप, ये मॉलिक्यूल आपके हेल्ड हो जाएंगे, हेल्ड अप देयर ड्यू टू द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके केमिकल कॉम्बिनेशन का लूज होगा। इफ़ डिफरेंट मॉलिक्यूल आर ऑब्जर्व साइड बाय साइड, अगर आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल साइड बाय साइड ऑब्जर्व हो रहे हैं, दे में रिएक्ट विद ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। दस फॉर्म मॉलिक्यूल में evaporate leaving the surface and fresh reactant molecule। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो आपके easily evaporate होंगे सरफेस से और नए फ्रेश रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो गाइज, इस चीज़ को समझने के लिए दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन व्हाई द कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, कि क्यों आपकी जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो कैसे हमारे कैटालिस्ट एकदम रिमेन्स अनचेंज रहते हैं, फिर बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रहते हैं। in mass and chemical composition at the end of the reaction and effective even in the small quantities, और ये आपके बहुत छोटे से क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कैसे गाइस, देखो ये आपके कैटालिस्ट की सरफेस है जिसमें फ्री वैलेंसीज है। जब आपके रिएक्टेंट आप रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये इस कैविटी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका ए आपका बी बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैटालिस्ट की सरफेस पर आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन हो गया। क्या हुआ, कैटालिटिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कैटालिटिक सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो गया। It is, however, it does not explain reaction of catalyst promoter। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने कैटालिटिक प्रमोटर के एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, किसके एंड साथ में कैटालिटिक पॉइजन्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है। देखो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका कैटालिस्ट है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन हो रहा है। अब डिसॉर्प्शन में क्या होगा गाइस, ये मॉलिक्यूल आपके एक दूसरे के साथ बाइंड होकर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है गाइस एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ
ऑफ केमिसॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। अगर हम किसी कैटालिस्ट की बात करें गाइस, जो आपकी कैटालिस्ट की एक्टिविटी होती है वो आपकी केमिसॉर्प्शन प्रोसेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है कि ये कितनी लंबी जाएगी। Reactant must get absorbed reasonably strong onto the catalyst to become active। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो आपके एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एब्जॉर्ब्ड होते हैं स्ट्रांगली कैटालिस्ट के साथ में और ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं। However, they must not get absorbed। कभी कभी अगर ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब गाइज दे आर एम्बोलाइज्ड। इसका मतलब ये एम्बोलाइज हो रहे हैं एंड अदर रिएक्शन आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन द कैटालिस्ट सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। और अगर बात की जाए अनदर रिएक्टेंट की, तो गाइज ये अपना कोई भी रिएक्टेंट सरफेस पर स्पेस या कैविटी नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ पर आपके रिएक्टेंट का एब्जॉर्प्शन हो पाए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये देखा गया है कि अगर आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की जाए द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, तो आपकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 एलिमेंट तक बढ़ती जाती है, विद मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग स्लो बाय ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट। जबकि ग्रुप 7 से लेकर 9 एलिमेंट तक के जितने एलिमेंट हैं उनकी आपकी एक्टिविटी कम होती जाती है। क्लियर? सॉरी, मैक्सिमम एक्टिविटी वो ग्रुप 9 से लेकर ग्रुप 7 तक के आपके एलिमेंट्स मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। मतलब ये हुआ ग्रुप 5 से लेकर 7 तक के जो आपके एलिमेंट है ये अपनी इंक्रीज होती हुई कैटालिटी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, जबकि जो 7 से 9 वाले हैं वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। यानी कि H2 जब O2 के साथ प्लैटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो आपका वाटर देता है। अब बात गाइस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट की। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट? गाइस सबसे पहले है सिलेक्टिविटी, कि कैसे हम कैटालिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन, कि हमारा कौन सा कैटालिस्ट हमने सिलेक्ट किया है ये आपका डिसाइड करेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिलेक्शन होगा। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन में प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अगर आपकी रिएक्शन कंडीशन सेम है तो आपका आने वाले प्रोडक्ट भी सेम होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सिलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटालिस्ट आर सेम रिएक्टेंट इज डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट कैटालिस्ट का सिलेक्शन करें सेम रिएक्टेंट के लिए तो गाइस होने वाली रिएक्शन भी हमारी डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हमने H2 और CO की रिएक्शन करी और डिफरेंट रिएक्शन कैटालिस्ट को यूज़ किया तो आने वाले प्रोडक्ट भी हमारे चेंज हो गए। देखो CO जब 3H2 से निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो CH4 और बाई प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। जब आपका CO H2 के साथ CuZnO की प्रेजेंस में Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो आपका मैथिनॉल बन रहा है। वहीं पे आपका CO और H2 जब कॉपर की प्रेजेंस रिएक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ इट कैन बी इन्फर्ड दैट एक्शन ऑफ कैटालिस्ट इज हाईली सिलेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है उसके लिए पर्टिकुलर रीजेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर कैटालिस्ट का सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कौन सा कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है इसका सिलेक्शन सही करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। एज अ रिजल्ट अ सब्सटेंस विच एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट, एक सब्सटेंस जो कि कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है किसमें, किसी एक रिएक्शन में, मे फेल टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन, और ये आपकी दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज करने में फेल हो सकता है। तो गाइज़ ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कैटालिसिस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेप कैटालिस्ट बाय जियोलाइट्स के बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ अनदर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चे अभी आपको क्या करना है, सेशन को वॉच करना है, पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में हमारे चैनल यानी अड्डा 24/7 स्कूल को फॉलो करना है। तो चलिए गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।